अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मरना तो सत्य है, तो मरना मुझे गीदड़ की तरह नहीं है। केचुआ की मौत नहीं मरना है, मरना है तो शेर की मौत। यादव का फेक इनकाउंटर हुआ और मैंने उस पर उंगली उठाया कि स्पेशल ठाकुर की अपने ओबीसी एससी एसटी जो वंचित तबके के लोग हैं, अगर उनकी आवाज उठाने पर मुझे गोली भी मारी जाए, मेरी हत्या भी कर दी जाए, तो मुझे इसकी चिंता कभी एक पैसे की भी। दशक में 80 के दशक में जब दलित वर्ग की बहन बेटियों का रास्ता निकलना मुश्किल था, तो यादव समाज ही संबल बनकर के आने का काम किया। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, श्री कृष्ण जी आकर बचाने का, लाज बचाने का काम किए थे। यादव समाज तमाम मौकों पर हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के बहन बेटियों की आबरू की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगाने से भी वह पीछे नहीं हटा। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में पिछड़े बहुजनों के आवाज के रूप में जाने जाने वाले चौधरी लौटूराम निषाद मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनसे इंटरव्यू करूंगा, उसका खास मकसद है, वैसे तो वाहे दिन इस चैनल पर आप लगातार इनकी आवाज को, बहुजनों की आवाज बनते हुए देखते हैं, लेकिन आज इस वीडियो का मकसद खास है। खास इसलिए है कि लौटूराम निषाद का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में ये लिखते हैं कि 32 दांतों के बीच में जैसे एक जीव निवास करती है, कब तक कितने दिनों तक सुरक्षित रहेगी, उसी तरह से मैं भी जहाँ रहता हूँ, जिस माहौल में रहता हूँ, जिस समाज में रहता हूँ, कहीं न कहीं मेरे ऊपर भी खतरा है, मेरी भी हत्या हो सकती है। पिछड़ों की आवाज, बहुजनों की आवाज, लौटूराम निषाद, जहाँ भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी अन्याय होता है, न केवल पिछड़ों के साथ बल्कि समर जाति के लोग, ठाकुर ब्राह्मणों के साथ भी होता है, तो चौधरी लौटूराम निषाद वहां पर अपनी मजबूत आवाज उठाए हुए देखे जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं कि आखिर क्यों इन्होंने ऐसा लिखा कि मेरी जान को खतरा है, मेरी हत्या हो सकती है। स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए, जब मंगेश यादव का फेक इनकाउंटर हुआ और मैंने उस पर उंगली उठाया कि स्पेशल ठाकुर फोर्स या कह लीजिए कि सवर्ण टास्क फोर्स के द्वारा मंगेश यादव को 2 बजे भोर में 2 तारीख को उठाया जाता है और यह वारदात को 5 तारीख को अंजाम दिया जाता है। कहा जाता है कि डकैत जो है पुलिस पर फायरिंग किया और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाया, जिसमें डकैत मंगेश यादव मारा गया। तो मैंने कहा कि भाई, जब 2 तारीख को मंगेश को उठाया गया, 5 तारीख को जो है कि इनकाउंटर दिखाया गया, तो इस दरमियान वो था कहाँ? वह तो पुलिस की कस्टडी में था। स्पेशल टास्क फोर्स जिसको कल्याण सिंह के समय में कहा जाता था, आज जो है स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा जाना चाहिए योगी की सरकार में, या सवर्ण टास्क फोर्स भी कहना बेहतर रहेगा। तो मंगेश यादव का फेक इनकाउंटर हुआ, इसलिए राहुल गांधी को भी इस पर, चाहे संजय सिंह हो, उनको भी आगे आकर बोलना पड़ा कि इस समय इनकाउंटर जाति देख करके हो रहा है, धर्म देख करके हो रहा है। आपको क्यों डर लग गया? डर इसे, मैं मंगेश यादव के मुद्दे पर मेरे कई वीडियो वायरल हुए और मैं ऐसे स्थान पर रहता हूँ जहाँ कह लीजिए कि वही लोग रहते हैं। लोगों ने कहा कि निषाद जी, आप रहते हैं हम लोगों के बीच में और हम लोगों के जाति पर ही उंगली उठाते हैं। हमने कहा कि मैं अपराधियों की बात करता हूँ, मैं सामंतों के विरोध में बोलता, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ। तो हुआ कि ऐसा ठीक नहीं है, जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं है। इसलिए कि जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मेरे पीडीए का एक व्यक्ति नहीं रहता है, इसलिए मुझे जिस तरह से कहने का एक भाव भंगिमा होता है व्यक्ति का, तो लगता है कि हमारे प्रति उनकी बुरी नीयत है। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ होती है, कब जीभ कट जाएगी कोई ठिकाना नहीं रहता। तो मैं पीडीए, अगर हमारे अगल बगल लोग रहते हैं उनके बीच में रहता, तब तो मैं अपने को सुरक्षित महसूस करता। लेकिन मैं गैर पीडीए लोगों के बीच में रहता हूं, और जब मैं सामंतवाद की भी बात करता हूं तो कुछ लोग जाति से उसको जोड़ लेते हैं, क्योंकि सामंत जो होते हैं कुछ जाति विशेष के लोग हुआ करते हैं। इसलिए मैंने ऐसा अंदेशा जताया कि मैं पिछड़ों की बात करने पर, बहुजन वर्ग की बात करने पर, पीडीए की आवाज उठाने पर, मंगेश यादव के फेक इनकाउंटर पर चर्चा करने पर, और जो चारों घटनाक्रम देखा जाए प्रदेश में, सरकार भी किसकी है? सामंती का नेतृत्व है। जो डकैती करने वाले थे वह भी सभी के सभी सामंती जाति से ताल्लुकात रखने वाले, उनको संरक्षण देने वाले भी सामंती ही हैं, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे विधायक, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हो। और जो स्पेशल ठाकुर फोर्स है, उसका जो है कि चीफ कौन था, लीडिंग करने वाला कौन था? वह भी डीके शाही। और 11
जो एसटीएफ की जो टीम थी, अधिकारी थे, आरक्षी गण थे, 11 में 5-6 जो है योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हैं, 4 ब्रिजेश पाठक की बिरादरी के हैं, 1 सिद्धार्थनाथ सिंह के बिरादरी के हैं। इसलिए मैं जब इन पर आवाज उठाता हूँ, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूँ, तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारी जाति को ये चिन्हित करके जो है जातिवाद की ये बात करते हैं। अपराधियों की जात नहीं होती है ना। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, और किसी के साथ अपराध हो। मैं तो जब खुशी दुबे के साथ अन्याय हुआ तभी लौटर राम मुखर होकर के उस बात को उठाया कि अगर विकास दुबे अपराधी था, उसका भी कैसे किया गया, गाड़ी पलट दी गई, ब्राह्मण की गाड़ी पलट जाएगी, मुसलमान का जो है मामला लिंचिंग कर दिया जाएगा, यादव के सीने और सर में गोली मार करके जो है सटा करके फेक इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और कोई गैर यादव भी अगर पीडीएस से संबंधित है तो उसकी बहन बेटी की आबरू लूट करके रात में जला करके फेंक दिया जाएगा। ये तो व्यवस्था चल रही है ना, जिसको ये रामराज कहते हैं। ये रामराज नहीं है। 2017 के बाद से यहाँ पर जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज, रावण राज, जो भी बड़ा से बड़ा राज का लिए, तुम यहाँ पर सुशासन नहीं कुशासन है। इस देश के मैं 85 नहीं 90 कहूंगा, 90% लोगों की बात अगर करेंगे आप, उन 90% बहुजनों की बात करेंगे तो आपकी हत्या हो जाएगी। लगता है आपको ऐसा? देखिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी भी ये बात करते थे, जो आज हम लोग बहुत लंबे समय 50 बरस के बाद आज कर रहे हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन, 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने क्या कहा था? ये दूसरे मंडल की राजनीति शुरू हुई है। एक मंडल शुरू हुआ था 1990 में, और दूसरा मंडल की लड़ाई अब शुरू हुई है। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि पहली पीढ़ी के लोग गोली मारे जाएंगे, गोली खाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग शासन करेंगे। वह 1970 के दशक में वह बात कहे थे। अब आप देख लीजिए कि बाबू जगदेव प्रसाद का ही प्रयास था कि पहले सुशील कुमार जी बने कोयरी बिरादरी के 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री, फिर यादव बिरादरी के बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी बने 51 दिन के लिए मुख्यमंत्री, फिर जो है 3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बने यादव बिरादरी के दरोगा प्रसाद राय जी बने, और 90 में जब लालू प्रसाद यादव जी बने, उसके बाद राबड़ी देवी बनी, राबड़ी देवी के बाद नीतीश कुमार बने, और बीच में इसी मंडल राजनीति के दौरान में जीतन राम मांझी हुए। और आज 1990 के बाद जो सामंती हमारे लोगों को जमीन पर नहीं बैठने देते थे, खटिया पर बैठने की तो बात दूर थी, लालू प्रसाद यादव की देन है कि आज बिहार में लोग ही नहीं, हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, और विशेष करके फैजाबाद के पूरब वाले जो लोग हैं, आज अगर खटिया पर सम्मान से बैठते हैं, कुर्सी पर सम्मान से बैठते हैं, तो आज लालू प्रसाद यादव की ऐतिहासिक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लालू यादव ने एक हम लोगों को बल देने का काम किया, हम लोगों के स्वाभिमान को जगाने का काम किया, और आज जो आईएएस हो, आईपीएस हो, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जो ओबीसी के लोग सरकारी सेवाओं में दिखाई देते हैं, यह लालू यादव जैसा शख्स अगर पैदा नहीं हुआ होता तो आज डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो हर जगह यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेज में, पीजीआई में चले जाओ, केजीएमयू में चले जाओ, जो दिखाई देते हैं, आज हमारे ओबीसी के लोग नहीं दिखाई देते। मुद्दे पर लौटते हैं, बारिश भी आ रही है। बात यह है कि अगर आप बहुजनों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में खासतौर से यहीं रहते हैं आप, तो आपको डर लगता है कि आपकी जान को खतरा है? देखिए, मैं 90 में जब मंडल आंदोलन शुरू हुआ, आज हम जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी में वही लोग जो कभी मंडल कमीशन मुर्दाबाद, बीपी सिंह मुर्दाबाद, लालू प्रसाद मुर्दाबाद, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद का नारा लगाकर चक्का जाम कर रहे थे, तमाम ओहदे पर चले गए, सम्मानजनक स्थान पाए। 1990 में हम लोगों ने संकल्प ले लिया था कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में चौधरी लौटर राम निषाद का जन्म हुआ है। लेकिन चौधरी लौटर राम निषाद निज स्वार्थ में डर करके, भयभीत होकर के अपनी जुबान पर ताला लगाने का काम नहीं करेगा, अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करेगा। आज मैं बहुजन की या पीडीए के सम्मान की बात करता हूँ, मंडलवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद की बात करता हूँ। अगर इस तरह की बात करने पर अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मरना तो सत्य है, तो मरना मुझे गीदड़ की तरह नहीं है, केचुआ की मौत नहीं मरना है, मरना है तो शेर की मौत मरना है, सम्मान की मौत मरना है। और मुझे सम्मान से जीने में मजा आता है। मुझे गुलामी की जिंदगी जो है कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते, तो मरना सत्य है। मरो तो कुछ अच्छा करके मरो, अपने पीडीए की, अपने ओबीसी, एससी, एसटी जो
वंचित तबके के लोग हैं, अगर उनकी आवाज उठाने पर मुझे गोली भी मारी जाए, मेरी हत्या भी कर दी जाए, तो मुझे इसकी चिंता कभी एक पैसे की भी चिंता नहीं रहती है। क्या कहेंगे, जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे, क्या है? देखिए, मैं बहुजन वर्ग के लोगों से और पीडीए के लोगों से मैं अपील करूंगा कि यह लड़ाई जो है कि दूसरे आजादी की लड़ाई है, और आज हमें एक आजादी तो हमें सत्ता हस्तांतरण से 15 अगस्त 1947 को मिली, और असली जो आजादी की बात होती है 1990 के दशक में शुरू हुई मंडल कमीशन, जो लालू प्रसाद यादव के कड़ी मेहनत से प्रयास से मिली, लेकिन वह मंडल कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के दौर में मैं अपने पीडीए के लोगों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारा मंडलवाद जिंदा रहना चाहिए। मंडलवाद की धारा को तेज करने के लिए हम लोगों को यादव, लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, राजभर, चौहान हो, चाहे निषाद, मल्लाह हो, गड़ेरिया, धनगर, पाल, काची, कुशवाहा, कुर्मी हो, इस बाद से ऊपर उठ करके हमें जो है वर्गीय संवेदना अपने अंदर पैदा करना होगा। और मैं बार बार जो बात करता हूं तो कुछ हमारे समाज के लोगों को लगता है कि यह यादवों की तरफदारी करता है, क्योंकि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं। मैं देखता था कि हमारे चमार, पासी, धरकार, राजभर, चौहान जब जमीन पर नहीं बैठ पाते थे, बहन बेटियों का रास्ते निकलना मुश्किल होता था, सामंतों की नजर हमेशा उन पर पड़ी रहती थी, ये लकड़बग्घों की तरह। तो हमारा यादव समाज लाठी डंडा ले करके रक्षा कवच बनने का काम किया, बहन बेटियों की आबरू को बचाने का काम किया। और कई घटना मेरे गांव के बगल में दलित वर्ग की जो मायावती आज मुलायम सिंह यादव पर उंगली उठा रही हैं, समाजवादी पार्टी पर उंगली उठा रही हैं, कहीं राहुल गांधी पर बोल रही हैं, आज मायावती आज बोल रही हैं, लेकिन 90 के दशक में, 80 के दशक में जब दलित वर्ग की बहन बेटियों का रास्ता निकलना मुश्किल था, तो यादव समाज ही संबल बन करके आने का काम किया। जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, श्री कृष्ण जी आकर बचाने का, लाज बचाने का काम किए थे। यादव समाज तमाम मौकों पर हमारे अति पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के बहन बेटियों की आबरू की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगाने से भी वह पीछे नहीं हटा। इसलिए मैं कहता हूं यादव हमारा बड़ा भाई है, और यादव हमारा बड़ा भाई है, तो यादव को हम लोगों का रक्षा कवच बन करके हम लोगों की पीठ थपथपाने की जरूरत है, दुलारने की जरूरत है, मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। और मैं जो गैर यादव पिछड़ी जातियां लोग हैं, वो यादव को अपना दुश्मन न समझे, यादव को अपना बड़ा भाई मान करके कंधा से कंधा मिला करके जो दूसरे आजादी की लड़ाई है, मंडलवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद को जीवंतता देने की लड़ाई है, उसमें साझीदार बनने की जरूरत है। चाहे जिस स्तर पर तन से, मन से, धन से बन करके जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिहार लर्निंग के नाम से जाने जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। वो ये भी कहते थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन अगर चौधरी लौटराम निषाद जैसे लोग अगर बहुजनों की आवाज बनते बनते, पिछड़ों की आवाज बनते बनते, पीडीए की आवाज बनते बनते, अगर ऐसी मनोवृत्ति जो छोटी सोच के लोग हो, तमाम ऐसी चीजें, घटनाओं का अगर शिकार हो जाते हैं, तो बहुत शादी की बात है। आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। हम लगातार चौधरी लौटराम निषाद की आवाज बन रहे हैं, क्योंकि ये बहुजनों की आवाज है, इनकी आवाज दबनी नहीं चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। कल आप लोगों ने कहा था कि कमेंट के माध्यम से कि आप जाइए चौधरी लौटराम निषाद से बात कीजिए कि आखिर उन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों किया। तो मैं आया, इनसे बात किया कि क्या बात थी, इन्होंने ऐसा ट्वीट क्यों कहा कि 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, वैसे ही मैं रहता हूँ, कब कट जाए वो जीभ जिसका कोई पता नहीं है। मैंने बात किया, इन्होंने अपनी बात की। आपका कोई सवाल होगा पूछेगा। मिलते अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।